हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके लिए आज लेके आए हैं सीडीपी का क्लास 2। आप देख रहे होंगे जो हम 30 क्वेश्चन का डेली आपको टेस्ट सीरीज टाइप का चला रहे हैं। ये आप बस टेस्ट सीरीज कीजिए, आपको सीडीपी में आराम से 25 प्लस नंबर आएंगे। 27, 28, 29 आ सकते हैं, ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम आपको चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस आज का सेशन भी हम लोग का बहुत मज़ेदार होने वाला है। एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं, समझाते हुए चलते हैं, चारों ऑप्शंस का विश्लेषण करते हुए चलते हैं। ये होगा तो क्यों होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे दोस्त। आज का मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षक, एक मिनट दोस्त, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ। कह रहा है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, जो प्रश्न के उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा के, उसका है कि नहीं है। तो क्या चीज़ की इसमें डैश के बारे में चिंतित है, क्या चीज़ के, उसके वैधता के बारे में, वैलिडिटी के बारे में नहीं। वैलिडिटी से क्या मतलब है, उसमें संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। हाँ, ये होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। उसमें जो प्रश्न तैयार किया उसमें पूरे जितने विषय वस्तु उसको शामिल किया है कि नहीं किया है, इसके लिए वो चिंतित है। प्रश्नों के प्रकार, नहीं, ये नहीं होगा। विश्वसनीयता, नहीं, प्रश्न पे विश्वसनीयता की क्या काम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चिंतित किस लिए है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, ठीक है दोस्त। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व एक कर्ण नहीं करना चाहिए। कह रहा है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, नहीं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए, तर्कना करने देना चाहिए। जब नहीं आ गया तो निगेटिव है, क्या है, गलत है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, नहीं, प्रासंगिक है। अप्रासंगिक क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, जो शिक्षार्थी, जो सीखने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अनुभव और जो आपको अनुभव करते हैं और प्रत्यक्षण जो देखते हैं वो क्या है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। उनकी विद्यार्थियों का जो अनुभव होता है वो क्या होता है, मेन होता है। वो अपने अनुभव के हिसाब से सीखते हैं, वो क्या होता है, उनके सीखने की शैली वो बहुत बढ़िया मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय के आधार पे आकलन जो होता है वो मुख्य रूप से किस पे आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन है का दोस्त, कह रहा आकलन बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। आकलन किफ़ायती, किफ़ायती का कोई मतलब है नहीं। चलिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगर कह रहा है कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में आपको बाहर से परीक्षक आए हैं तो वो किसी बच्चे को बेहतर से नहीं जानते हैं, जबकि शिक्षक को, जो शिक्षक उसको पढ़ा रहे हैं, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में बहुत बेहतर से जानते हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो वहीं ऑप्शन में कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित हो रहा है। विद्यालय में जो क्या होता है, जो एग्जाम होता है, आकलन होता है आपका, वो किस पे मुख्य रूप से आधारित है। तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा, बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो शिक्षक जो अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। किसी भी बच्चों को अच्छे ग्रेड किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए, नहीं। चलिए ये नहीं होगा मेरा आंसर। कह रहा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा संबंध है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। विद्यालय बाह्य परीक्षा के निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दोस्त, शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी अगर व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग विभिन्नता दिखाते हैं, तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने की बल जो एक समान गति पे, एक समान गति से सिखाना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए, नहीं। कर रहा है सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। अनुभवों को विविध, अलग अलग, सीखने की अलग अलग अनुभव को क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना। सीखने के अलग अलग अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए।
कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। कठोर, कठोर, देखिए मेरे दोस्त, कठोर यहाँ पे क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, कठोर वाला तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या है, 3 नंबर गलत है, सी नंबर। फिर कह रहा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता है तो एग्जाम में आप परीक्षा की संख्या बढ़ा दीजिएगा, परीक्षा की संख्या नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए, जरूरत भर की एग्जाम लेना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने की विविध अनुभवों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप पढ़े होइएगा, ठीक है ना। वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बाल नहीं, यहाँ पे बल होगा, ठीक है ना। तो किस पे, सामाजिक पे, किस पे, सामाजिक पे। अनुवांशिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा और शारीरिक नहीं होगा। नैतिकता का सिद्धांत तो कोलबर्ग ने दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, किससे प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, अलग अलग तरह की कार्यों का उपयोग करती है। तो वह डैश से प्रभावित है, किससे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से वो नहीं है, ठीक है ना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से नहीं, किससे, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ठीक है ना। वाट गार्डन के, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति नहीं, ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से नहीं, किसके, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। एक शिक्षिका है, ठीक है ना, वो कभी भी अपने आप से प्रश्नों का उत्तर नहीं देती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, डैश के सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है एक शिक्षिका है जो अपने से उत्तर नहीं देती है बच्चों को, वो कहती है कि आप समूह में चर्चाएं कीजिए या सहयोगात्मक अधिगम के जरिए अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि सहयोगात्मक अधिगम ने आप दूसरे से सहयोग लेके आप अपने में चर्चाएं करके ये उपागम के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सीखने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो क्या इसके सिद्धांत पर आधारित है। तो कह रहा है कि सक्रिय भागीदारिता। हाँ, ये सही है कि वो सक्रिय भागीदारिता निभा रही है, सक्रिय एक्टिव कर रही है बच्चों को कि आप एक्टिव हो, अपने से सीखो, ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन करो, समूह चर्चाएं करो और सहयोगात्मक अधिगम करो। तो ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या होगा इसका, सक्रिय भागीदारिता। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना नहीं। सीखने की तत्परता नहीं। क्या होगा, सक्रिय भागीदारिता, एक्टिव रह रहे हैं सीखने के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। कह रहा है यहाँ पे विषय वस्तु में प्रवीणता, फिर कह रहा है बैठने की उचित व्यवस्था, फिर कह रहा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। तो क्या होगा इसमें, राइट आंसर होगा कि विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, प्रवीणता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था से उतना मतलब नहीं है इसको, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता से नहीं है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति से भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को कौन सा प्रभावित कर सकता है, विषय वस्तु में प्रवृत्ता, ठीक है ना। ये आपको शिक्षक से अधिगम से क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तर पर की गई एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, देखिए स्टेट लेवल पर एकल गायन प्रतियोगिता हो रहा है, इसमें छात्राओं को भी, लड़कियों को क्या कर रहा है,
प्रायोरिटी दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है विद्यालय, तो क्या कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहा है। क्या कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। यहाँ पे वैश्विक प्रवृत्तियां नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। परियोजनात्मक उपागम नहीं है। प्रगतिशील चिंतन, ये तो प्रगतिशील चिंतन नहीं है, ये लिंग से संबंधित है कि आप स्टूडेंट में, पूरे स्टूडेंट में आप लड़कियों की प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले तो आप क्या कर रहे हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा, कह रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीज कैसे अंकुरित करते हैं, इसके संकल्पना के सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है, विस्तृत व्याख्या करना। आप गए, आप बता दिए बच्चों को कि ऐसे ऐसे बीज अंकुरित करता है, आप व्याख्या दे दिए, तो क्या बच्चा उससे समझ जाएगा बेहतर? नहीं, उतना बेहतर नहीं समझेगा। फिर कहते हैं ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। हाँ, ये सही है कि विद्यार्थियों के द्वारा घर पे मूंग वगैरह, चने वगैरह का बीज को भिगो के बो देना और उसे देखना कि कैसे कैसे बीज बढ़ रहा है, अंकुरित हो रहा है और कैसे कैसे पौधा बन रहा है, वो अवलोकन करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो इससे बेहतर समझेंगे। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर सी नंबर पे विचार कर लेते हैं कि श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, उससे भी बेहतर नहीं समझेंगे। बीज की वृद्धि को चित्र का दिखाना है। देखिए ये सब उससे सबसे समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, इससे भी समझ सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत बना के चित्र वगैरह दिखा दीजिएगा, बीज की वृद्धि का चित्र दिखा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा होगा, बी नंबर होगा कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। कह रहा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए अगर बच्चा फेल होता है तो सारी गलती शिक्षक की होती है, सारी गलती स्कूल की होती है, सिस्टम की होती है। बच्चा कहीं से दोषी नहीं है, सारा सिस्टम ही दोष है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बच्चा को कहीं से दोषी नहीं मानना है सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे तो पहला कह रहा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो सरासर बच्चे को ही दोषी ठहरा रहा है मेरे दोस्त। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, इसमें भी बच्चों को ही दोषी किया जा रहा है कि बच्चा जो आंसर लिखा है सही तरीके से नहीं लिखा है। बच्चा कभी दोषी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन दीजिएगा। आपके पास पढ़ने जा रहा है तो आप उसको प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए सलाह देना, तब पास करेगा, ये भी गलत है। व्यवस्था फेल हुई है, यहाँ पे क्या फेल हुआ, पूरा सिस्टम ही फेल हो गया, इसलिए बच्चा क्या हुआ है, फेल हुआ है। अगर सिस्टम सही रहता तो बच्चा फेल नहीं करता। तो बच्चों को दोषी नहीं मानना है, यहाँ पे सारा जिम्मेदारी स्कूल या टीचर को लेना है। तो स्कूल और टीचर की व्यवस्था ही फेल हुई है, इसमें सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर, ये बाल नहीं दोस्त बल होगा, बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर सीखने पे बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करता। रटना तो पहले नहीं होगा, रटना क्या है, गलत है। अग्र शिक्षण की तकनीक पर आगे के शिक्षण, ये भी नहीं होगा। परीक्षण परिणाम परीक्षा वाला पे नहीं होगा, क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्या होगा, बाल केंद्रित, बालकों पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, ठीक है ना। शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा क्या है। कह रहा है समावेशी शिक्षा में हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। कठोर वाला तो पहले नहीं होगा, निगेटिव होगा समावेशी शिक्षा में। तथ्यों की शिक्षा नहीं देती है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से नहीं, हाशिए पर स्थित नहीं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, कक्षा में क्या करती है, अलग अलग विविधता का क्या मनाती है, उत्सव मनाती है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा दोस्त बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 14। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, ठीक है ना। तो ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। अगर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो, क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। तो ये निबंधनात्मक प्रश्न नहीं होगा, ठीक
ठीक है ना। फिर कह रहा है लघुतरात्मक, लघुतरीय प्रश्न, वो भी 4-5 लाइन में लिखा जाता है, वो भी नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ या हाँ या नहीं में जवाब देने वाला होता है, सत्य असत्य होता है, ठीक है ना। मुक्त उत्तर वाला तो क्या होता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। सत्य या असत्य, हाँ ए है, ये वस्तुनिष्ठ है, आप ट्रू फॉल्स में कर लीजिए, सत्य असत्य में कर लीजिए, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की क्या है, विशेषता है। पहला ऑप्शन समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। फिर कह रहा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुच्छेद। केवल तो पहले नहीं होगा, केवल क्या होता है दोस्त, निगेटिव होता है, ठीक है ना। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने की नहीं है, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, बार बार परीक्षा भी नहीं लेना है, तो क्या होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, ठीक है ना, किसके साथ संबंधित है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, सामाजिक से नहीं है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से, किससे, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से नहीं होगा, ठीक है ना। विकल्पों के निर्वाचन नहीं होगा, ये विश्लेषण करने की योग्यता, तार्किक, वहां पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक, ठीक है ना, संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष वाला होता है, ठीक है ना। उसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है, न कि सामाजिक मुद्दों पर सरोकार करेगा। तार्किक रूप से भी समय नहीं सोच सकता बच्चा, विकल्पों के विश्लेषण भी वगैरह भी नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है ना, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, एक गलत लिखा हुआ है, किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। नहीं, कठोर निर्देश क्या हो गया, निगेटिव हो गया, कठोर जहाँ पे आ गया क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसको नहीं लेना है। धार्मिक शिक्षा को नहीं, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, धर्म के आधार पे नहीं बांट सकते हैं। व्यवहार कम के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम भी नहीं बनाना है इसमें। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, नैतिक मूल्य है तो यहाँ पे नैतिक मुद्दा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता दूं आपको, कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक, कब, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है, नैतिकता की बात बताकर, ठीक है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समय समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कह रहा है छोटे छोटे बच्चों को, शिक्षार्थियों को उनके थोड़ा सा उनसे बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ठीक है ना, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि टीचर कक्षा कक्ष को बहुत बढ़िया तरह से संचालित कर सकेंगे, नियंत्रण में अपने ले सकेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है का वो एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सकेंगे, वे एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सकेंगे, ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा, ये भी नहीं होगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, हाँ ये सही है कि समवयस्कों को कुछ लोगों को, वयस्क लोगों को आप उसको छोटे बच्चों के साथ रखेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकेंगे, समाज की बातों को लोग बताएंगे, तो ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता, शिक्षक कक्षा कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये तीनों नहीं होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या नहीं, क्या होगा, क्या करना चाहिए। जब एक कोई बच्चा योग्य नहीं है, निर्योग्य है, वो पहली बार विद्यालय आ रहा है तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो सरासर गलत है, बच्चा और निर्योग्य, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्य नहीं हो तो प्रवेश परीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों। आंसर ए नंबर गलत होगा। कह रहा है कि बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ये हो सकता है कि बच्चा अगर निर्योग्य है तो उसके निर्योग्यता के अनुसार उसको विशेष विद्यालय में भेजने का क्या करना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए, ठीक है ना।
फिर कह रहा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। नहीं, आप अलग नहीं रख सकते उसे। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये भी नहीं। राइट आंसर होगा कि बच्चों की योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का क्या करना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ठीक है ना। अगर प्रायः क्या करता है, शिक्षार्थी गलती करता है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। अगर गलती करता है तो सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। कर रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत कर रही है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। नहीं, इस पर नहीं। वे कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते से ही मतलब नहीं है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, हाँ, इस पर आपको संकेत कर रही है कि बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसे क्या करना है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, यही आपको संकेत कर रही है। सीखने की अनुपस्थिति नहीं, बच्चा तो गलती कर रहा है, सीख तो रहा है बट वो गलती हो जा रही है तो उसे क्या करना चाहिए, आंतरिक अभ्यास की उसको आवश्यकता है। ठीक है ना, इसकी ओर संकेत करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। कह रहा है कि प्राकल्पना का निर्माण करना। कल्पना आप पहले नहीं कीजिएगा, पहले तो जागरूकता होनी चाहिए ना। प्रकल्पना का परीक्षण करना नहीं, समस्याओं के प्रति जागरूकता। जब आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके प्रति जागरूक होइएगा तब ना कल्पना वगैरह कीजिएगा। तो प्राथमिक चरण क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता। प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ये तो बात की बातें हैं। प्राथमिक चरण पूछा था तो समस्या के प्रति आप पहले जागरूक होइएगा, उसके बाद कल्पना वगैरह, चिंतन वगैरह, जानकारी वगैरह एकत्र कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, इस किसका परिणाम है, मानव व्यक्तित्व। केवल अनुमानसिकता का नहीं, पालन पोषण और शिक्षण का नहीं, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। हाँ, अनुवांशिकता और वातावरण का दोनों का है, केवल वातावरण का नहीं। केवल वाला तो पहले गलत होगा, केवल क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो केवल वाला दोनों गलत है। पालन पोषण और शिक्षा का भी नहीं होगा, किसका होगा, अनुवांशिकता और वातावरण का क्या होगा, अंतःक्रिया का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में सीखते हैं। चलिए कह रहा यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्या है कि यहाँ पे बच्चों की विकास दर क्या होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है, भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, एक होगा। ठीक है ना, बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है, अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा। कह रहा है कि हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, हमेशा समूह में ही बेहतर नहीं सीखते, तो समूह से सीख सकते हैं। ठीक है ना। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया गया, ऐसा नहीं है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को अवसर मिलता है। अनुशासन की तो बात ही नहीं करना है, बच्चों को अनुशासित करना ही नहीं है। ठीक है ना, बच्चा उसको गलती होगा नहीं, उससे गलती मानना ही नहीं है बच्चों को। ठीक है ना, तो प्रत्येक इससे मतलब है नहीं। तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। व्यवसाय के क्षेत्र में सीखिएगा नहीं, अनुभव से, अनुभाविक। क्या होगा, अनुभाविक। ठीक है, भावात्मक नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, क्या होगा, अनुभाविक। बच्चा अनुभव से क्या करेगा, सीखेगा। अनुभव जिसे जिसे प्राप्त करेगा सीखते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो किस बात के संकेत है, देखते हैं। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, नहीं, बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। बच्चा मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, बार बार कोई काम कर रहा है, कोई उससे उग गया है,
तो ये जेन्युइन है कि वो उस काम को क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, इसलिए वो ऊब गया है। जब बच्चों को पढ़ाते समय आप एक ही काम को बार बार कराइएगा ना तो ऊब जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो वो क्या है, कह रहा है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। हाँ यही सही है कि कोई कार्य है ना कि बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा क्या किया, ऊब गया है उससे, ठीक है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, नहीं बच्चा बुद्धिमान है, ये गलत है। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव कट जाएगा, तो सी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्त कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहे हैं, इसलिए बच्चा क्या हो रहा है, ऊब जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या, सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना चाहिए, समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना। राइट आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत है, ठीक है ना। कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत पूछ रहा है आपसे। तो पहला कह रहा है विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, नहीं गलत है। यहाँ पे विकास की सभी प्रक्रिया अंतर, देखिए सब में नहीं नहीं है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पे ध्यान रखेंगे कि होगा कि नहीं होगा, इस पे भी। सभी की विकास दर समान नहीं होती, यही सही है। सभी की विकास दर क्या होती है, समान नहीं होती है। सब बच्चों का विकास दर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है ना। कुछ में कैसा हूँ, किसी में धीमा रहता है, किसी में तेज रहता है, किसी में मीडियम रहता है। तो क्वेश्चन बोला है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या है, यही है। विकास हमेशा एक रेखीय होता है, एक रेखा में नहीं होता है। विकास घटते बढ़ते रहता है, भले कंटिन्यू चलते रहता है लेकिन घटते बढ़ते रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं ये निरंतर चलने वाली ही प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी हो जाएगा कि सभी की विकास दर हमेशा समान नहीं होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी नहीं है, तो निगेटिव छांटना है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन को पूरा पढ़ के तब निगेटिव छांटिएगा, नहीं तो गलत हो भी सकता है, ठीक है ना। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो राइट आंसर होगा डी, मनोवैज्ञानिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ये क्या कर रही है, ज्ञान का निर्माण कर रही है। अधिगम को शास्त्रीय अनुबंधन नहीं, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है जब एक बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा का कारण रोता, बच्चा डैश के कारण रोता है। बच्चा को रोने की कारण क्या है, एक बच्चे की माँ उसको अपने गोद में रखी है, उसकी दादी जब उसको लेती है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। वियोग दुश्चिंता, उसको वियोग की दुश्चिंता हो जाती है, नहीं। चलिए सामाजिक दुश्चिंता, समाज से मतलब है नहीं। अजनबी, अजनबी दादी तो अजनबी नहीं होगी, दादी तो जान पहचान की होगी। उसमें संज्ञानात्मक दुश्चिंता आ जाती है, उसके संवेगात्मक के साथ क्या होता है, दुश्चिंता आ जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता, ठीक है दोस्त। तो हमने आज के सेशन में 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। फिर आपको कल हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन, फिर 30 क्वेश्चन का डेली आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप कोशिश कीजिए कि मेरे सेशन को मेरे साथ, अभी बहुत समय है मेरे पास, लंबा है, दिसंबर तक आने में। अभी रिजल्ट आएगा सीटेट का, अगस्त वाला जो एग्जाम हुआ है, फिर आपको फॉर्म भराएगा, अभी एग्जाम होगा दिसंबर में। तब तक धीरे धीरे ज़्यादा बोझ न डालते हुए अपने आप पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे होगा आपका क्वेश्चन का और बढ़ाएंगे, महामैराथन लेके आएंगे, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।